संविधान की विशेषताएं, यानी कि ये आपका टॉपिक सेकंड है, चैप्टर सेकंड का टॉपिक भी सेकंड है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नाम है संविधान की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या कहा हुआ है। सबसे पहले कहा हुआ है भारतीय संविधान संज्ञात्मक और एकात्मक है, इसे हमेशा मतभेद रहा है, यानी कि कुछ लोग इसे संज्ञात्मक बोलते हैं और कुछ एकात्मक बोलते हैं। अब ये संज्ञात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है? देखिए, संज्ञात्मक वो होता है जब हम संघ में यानी ग्रुप में काम करते हैं। एकात्मक का मतलब क्या होता है? पूरे सरकार को, पूरी मतलब के पूरे देश को जब एक ही बंदा चलाता है तो उसे हम एकात्मक कहते हैं। जब पूरे देश को भागों में बांटकर अलग अलग पार्ट में अलग अलग बंदा चलाता है तो उसे संज्ञात्मक बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान संज्ञात्मक और एकात्मक है, और इसमें भी हमेशा मतभेद रहा है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है, यानी कि पूरे देश को केवल एक बंदा या एक सरकार चलाती है। इसमें कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि संविधान संघात्मक है क्योंकि है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बांट देता है। सिंपल सी बात है, संघ का मतलब है जब ग्रुप में हम काम करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यह केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बांट देता है। आपको पता है हमारे केंद्र में पीएम होते हैं और राज्य में सीएम होते हैं, और शक्तियां भी इनके दोनों के अंडर में ही बटी हुई होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको इजी था, इसे आपने पता और दोनों सरकार अपने अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती हैं, यानी कि अगर पीएम को कोई काम करना है तो फिर सीएम पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पीएम अगर कोई काम करेंगे तो उन्हें पीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें पीएम के अधीन रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कुछ विद्वान थे उनका कहना था कि जो हमारा संविधान है वो संघात्मक है क्योंकि यहाँ पे केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है, और दोनों ही अपने अपने कार्यों के लिए क्या होते हैं? आजाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। दूसरा है यह एकात्मक है क्योंकि ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और राज्य सरकार केंद्र के अधीन रहकर ही काम करती है। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं और केंद्र के अधीन रहकर ही हमें अपना काम करना होता है, यानी कि हमारे जो राज्य के सीएम होते हैं उन्हें केंद्र के अंदर में रहकर ही काम करना होता है। अगर आपने न्यूज चैनल्स बहुत अच्छे से देखे हैं, आपने पुराने न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कोविड की जितना भी हमारा टाइम गया है उसमें हमारे पीएम ने ही हमारे सारे जो सीएम्स थे उनको लीड किया था, उनको कंट्रोल किया था। अब उसके बाद आता है, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन क्या क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला है एम.आर. बम्बई बनाम भारत संघ मामला, यानी कि यहाँ पे केस गया था उच्च न्यायालय में। जब ऐसे वर्ड आ जाए, ऐसे वर्ड का मतलब है ये केस बहुत लंबे टाइम तक चला है, इंडिया में ये केस फेमस रहा है। तो आर.एम. बम्बई और भारत संघ मामला 1994 में उच्च न्यायालय में गया और वहां से उन्हें क्या कहा? भारत संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक का मतलब है आधा संघ यानी कि आधा ग्रुप में काम करता है और आधा अकेले काम करता है। तो आपसे कभी कभी लाइनों में ये पूछ लिया जाएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी लाइनों में पूछ लिया जाएगा कि आर.एम. बम्बई और भारत संघ मामला कब हुआ, तो आपको ये याद रखना है 1994 में हुआ, और इसमें उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया? तो फैसला दिया कि ये एक परिसंघात्मक संविधान है। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के बारे में कुछ लिखा है, वो हम देख लेते हैं क्या लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध का समावेश है, यानी कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो केंद्र को एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो राज्य को स्वतंत्रता होने से जो राज्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है, फिर भी यह परिसंघात्मक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं या हमारे संविधान में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सरकार को एक ऐसी क्या देते हैं? एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो राज्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है? परिसंघात्मक है। हमारे केंद्र भी सरकार को, हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को कुछ ऐसी आजादियां देती है, कुछ ऐसी स्वतंत्रता देती है, या कुछ मामले कह लें, कुछ मामलों में वो इतनी स्वतंत्रता दे देती है कि आप अपना मामला खुद निपटा लें। समझ में आया? अब उसके बाद हम चलते हैं, आइवर जॉनसन ने कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जो केंद्र को सभी
करता है। तो भीमराव अंबेडकर जी की और इनकी सेम सी बात थी कि यहाँ पे भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जो केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है केसी विलियम ने कहा है कि यह एक अर्धसंघीय संविधान है। अर्धसंघीय का मतलब है आधा ग्रुप में काम करता है और आधा ग्रुप में काम नहीं करता है। फिर उसके बाद है आचार्य दुर्गादास ने कहा है कि यह संज्ञात्मक और एकात्मक दोनों हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर इस बार का एग्जाम देखा हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इजी था, मैं ये नहीं कहती हूँ इजी नहीं था, लेकिन पजल्स बहुत थे, यानी कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया हुआ था। तो आपको उन पजल्स को ही शॉर्ट आउट करना है। आपको एक आईएएस और पीसीएस की तरह ही सोचकर क्वेश्चंस को फाउंड करना है, उनके आंसर को फाउंड करना है। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इसी के ऊपर बनाऊंगी कि हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा कंटेंट क्या होगा, हम किस तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, आचार्य दुर्गादास ने कहा है कि यह एक संज्ञात्मक और एकात्मक दोनों है। फिर आ जाता है राजमन्नार समिति 1971 और सरकारी आयोग 1983 में इसे परिसंघीय कहा गया है। परिसंघीय कहा गया है। समिति 1971 और सरकारी आयोग 1983 ने इसे परिसंघीय प्रणाली कहा है या आयोग कहा है। अब उसके बाद आते हैं संघात्मक के लक्षण, यानी कि संघ है तो वो है क्या। आपने ये तो पढ़ लिया कि संज्ञात्मक है, एकात्मक है, संज्ञात्मक है, एकात्मक है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि संज्ञात्मक होता क्या है। तो हम संज्ञात्मक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला यह एक लिखित संविधान है और इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, बहुत सारे ग्रुप बनाए गए थे और सबने अपना अपना अध्याय लिखा है। तो यहाँ पे क्या था, यह एक लिखित संविधान है। दूसरा, संविधान में सर्वोच्चता है, यानी कि हमारे संविधान को हमारे देश में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो संविधान को नहीं मानता उसे हमारे यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, उसकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे संविधान सबसे पहला लिखित है और दूसरा संविधान में सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। फिर है संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां अलग अलग कर दी गई थी। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका है वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं करती है। उन्हें अपने फैसले लेने हैं, वो अपने तरीके से लेंगे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो किसी के अधीन नहीं रहती है। नेक्स्ट है संशोधन में जटिलता। आप ऐसे ही किसी भी संशोधन को नहीं कर सकते हैं, आपको एक बहुत लंबा प्रोसेस चलाना होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आप संशोधन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है केंद्र और राज्य की सरकारों का अलग होना, यानी कि जो केंद्र में है वो सरकार से अलग रहेगी, जो सरकार में है तो केंद्र में नहीं आएगी। यानी कि अगर कोई सीएम पीएम की पोस्ट पर जाते हैं तो उन्हें अपने सीएम का पद त्यागना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी दूसरे पद के लिए पदोन्नत होते हैं तो आपको अपना पुराना पद त्यागना होगा। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ही साथ नहीं, सारी सरकारों में जितनी भी पोस्ट है उन सबके लिए होता है। अगर आप पार्लियामेंट में भी किसी नई पोस्ट पर जा रहे हैं तो आपको 1 महीने के अंदर या जो भी उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा उसमें उसे पद को त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सदन के उच्च और निम्न सदन में बांटना, यानी कि जो आपकी सांसद है वो उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे आप बोलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के रूप में भी विभक्त है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे तथ्य हैं जो संविधान में नहीं है बल्कि सिचुएशन देख देख कर बन गई हैं, यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे संविधान में ना होकर के हम उन्हें फॉलो करते हैं या उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला है भारत में दलीय स्वरूप। हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें हैं वो दल में बनी हुई है, ग्रुप्स में बनी हुई है, एक दूसरी टोलियों में बनी हुई है। दूसरा है योजना आयोग। हमें अपनी सरकार बनाने के लिए, पद उन्नति करने के लिए या फोर्स के लिए हमें योजना आयोग बनाना होता है, नई नई पॉलिसीज चलाते हैं, नई नई योजना चलाते हैं। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो हमारे राज्य को, हमारे देश को विकास करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट है संघीय सिद्धांत में सर्वोपरि, जो हमारा केंद्र है उसके डिसीजन, उसकी चीजें सारी सब क्या होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अब हमने पढ़ा कि हमारा संविधान संज्ञात्मक था और एकात्मक था। अभी मैंने आपको बताया कि संज्ञात्मक क्या था, हम देखते हैं एकात्मक के लक्षण क्या है, यानी कि हमारे देश में एकात्मक को क्यों कहा जाता है।
सबसे पहले शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है, यानी कि केंद्र फैसला करती है कि कौन सी शक्ति किसको देनी है और क्या काम किसको देना है। फिर दूसरा आता है केंद्र राज्य सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को बदल सकती है, उनकी सीमाओं को बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है और क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य की सीमा को बढ़ा देगी और किसी की को कम कर देगी। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा भारत एकल नागरिकता को रखता है। एकल नागरिकता का मतलब है आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोने में रहने, आपकी एक ही नागरिकता होगी, आपको कोई दूसरी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत एकल नागरिकता को अपनाता है। फिर उसके बाद आता है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा या राज्यपाल को नियुक्त करेंगे वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। फिर आता है आपातकाल में एकात्मक स्वरूप, यानी कि अगर कोई आपातकाल आता है तो उसे सिर्फ एक ही सरकार डील करेगी, उसे एक ही सरकार देखेगी। जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड, अभी हमारा रिसेंटली में 2020 पूर्ण लॉकडाउन लगा था, 2021 में भी पूर्ण लॉकडाउन लगा था। वो किसने फैसले लिए थे? केंद्र ने लिए थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया आपातकाल में एकात्मक स्वरूप, यानी कि अगर कोई आपात आता है, कोई परेशानी आती है तो उसे का फैसला सिर्फ केंद्र करेगी। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अगर आपको लगता है कि कोई राज्य अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या वहाँ पे मानहानि या जनहानि हो रही है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब और किस किस वजह से लगा था। फिर आता है संशोधन केंद्र द्वारा, यानी कि जब संशोधन होगा, संविधान में कोई परिवर्तन होगा तो वो भी किसके द्वारा होगा? केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। इसे राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। जो हमारे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा, वो हमारा किसने किया? केंद्र सरकार ने किया, उसकी 370 को हटाकर। फिर उसके बाद है न्यायालय को पूर्ण स्वतंत्रता। आपका कोई भी जजमेंट हो, कोई भी न्यायालय हो, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, वो किसी भी सरकार के अधीन रहकर काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, यानी आर्थिक दृष्टि है, अगर कोई इकोनॉमिक बढ़ेगी, फाइनेंशियली कोई इश्यूज आएंगे तो वो केंद्र सोल्व करेगी, राज्य नहीं सोल्व कर सकती है। पूरी राज्य सरकार को एक बजट पास किया जाता है कि 5 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा और इसके हिसाब से आपको अपने 5 साल गुजारने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय फैसले केंद्र द्वारा। अगर कोई इंटरनेशनल फैसला है, इंटरनेशनल कोई जजमेंट है या इंटरनेशनल कोई लेन देन है तो वो सारे कौन करेगी? केंद्र करती है। यानी कि भारत के बाहर के जितने भी देशों से संबंध बनाने हैं वो केंद्र बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बना सकती है। सभी राज्यों का एक संविधान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे पूरे भारत में एक ही संविधान चलता है, कोई और संविधान नहीं चलता है। फिर उसके बाद है संघ के राज्य की निर्देश देने की शक्ति, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। अगर हमारे पीएम ने किसी से कोई काम बोला है, किसी राज्य से कोई टारगेट दिया है तो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस टारगेट को पूरा करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका। अगर यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई नियुक्ति हो रही है, यानी कि हमारे जज के लिए कोई नियुक्ति हो रही है तो वहां भी किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की भूमिका अहम है। वोट देने में सरकार की क्या है? भूमिका अहम है। तो ये हमारी संविधान की प्रकृति के नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नेचर हमारा संविधान क्या है? संज्ञात्मक भी है और एकात्मक भी है। मैंने संज्ञात्मक भी पढ़ा दिया और एकात्मक भी पढ़ा दिया है।